नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। दिल्ली में लगातार जारी किसान आंदोलन के बीच एक तारीख है जिस पर सबकी नजर टिक चुकी है। यह तारीख 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की है और इस तारीख पर नजर इसलिए है क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड के बीच अब किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि दिल्ली में किसी एंट्री लेनी है और किसको नहीं लेनी है यह दिल्ली पुलिस ही देखेगी। साथ ही इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी तय की गई है। दिल्ली पुलिस की याचिका में कहा गया कि कोई भी रैली या फिर ऐसा विरोध जो गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने की कोशिश करता है वो देश को शर्मिंदा करने वाला होगा। इससे दुनिया भर में देश की बदनामी होगी, साथ ही कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति बन सकती है। दिल्ली पुलिस ने तमाम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कई किसान गणतंत्र दिवस की परेड में खलल डालने के लिए लाल किले तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इस सबके बीच किसान आंदोलन में एनआईए के समन के बाद अब कड़वाहट बढ़ गई है। आंदोलन से जुड़े 20 किसान नेताओं समेत करीब 100 लोग ऐसे हैं जिनको एनआईए ने फंडिंग से लेकर कई लिंक्स को लेकर पूछताछ के लिए समन भेजा है। इनमें किसान नेताओं के अलावा धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों के साथ साथ कलाकार, ट्रांसपोर्टर्स, आरटीए, पेट्रोल पंप संचालक, जत्थेदार और कई संदेह के दायरे में वाले लोग शामिल हैं। एनआईए के समन के बाद अब किसानों ने सरकार पर अत्याचार का आरोप भी लगा दिया है। इस समन का असर 19 जनवरी को होने वाली किसान और सरकार की बैठक पर भी पड़ेगा। इस सब के बीच कोर्ट की टिप्पणी, किसानों का हट और दिल्ली पुलिस की याचिका के और एनआईए के एक्शन के साथ ही किसान आंदोलन अब किस रुख में जा रहा है, इसी को जानने की कोशिश अगले 1 घंटे की बहस में हम करने वाले हैं। और इसमें साफ हो जाएगा 1 घंटे की बहस में कि क्या एनआईए द्वारा भेजा गया समन सही है या नहीं है। 54 दिनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। यह उससे जुड़ा हुआ अपडेट हम आपको बता देते हैं। अब तक 9 दौर की किसान और सरकार के बीच की जो बैठकें हुई हैं वो लगातार नाकाम साबित हुई हैं। 19 जनवरी को किसान सरकार के बीच 10वीं बैठक की तारीख निकलकर सामने आई है, लेकिन इसके संकेत अभी से ही ठीक नहीं है। किसान 19 जनवरी को एक क्लॉज पर चर्चा करे, यह कृषि मंत्री ने उनको निमंत्रण दिया है और सरकार आंदोलन को पंजाब और हरियाणा में बांटना चाहती है, यह भी टिकैत ने कह दिया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में किसान लगातार जुटे हुए हैं और इन सब के बीच में 20 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर कोर्ट की अगली सुनवाई होनी है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर रैली होगी या नहीं होगी, दिल्ली में किसकी एंट्री होगी किसकी नहीं होगी, यह मामला दिल्ली पुलिस के हाथ में होना चाहिए। मेघना, बिल्कुल आलोक, 26 जनवरी की तैयारी किस तरह से किसान कर रहे थे ये हम सभी ने देखा जब ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए पहले से रिहर्सल की गई और किसानों का दावा था, किसान नेताओं का भी ये कहना था कि 60,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स शामिल हुए हैं इस परेड की रिहर्सल में और आने वाले वक्त में यानी 26 जनवरी के लिए तैयारी पूरी है। 23 जनवरी को इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में गणतंत्र दिवस की जब तैयारियां देश में चल रही हैं उस बीच ये ट्रैक्टर परेड आखिर किस ओर जाएगी, क्या वाकई ये ट्रैक्टर परेड भव्य रूप लेने वाली है और किसानों का आंदोलन इस बार गणतंत्र दिवस पर और बड़ा होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा था क्योंकि गणतंत्र दिवस पर पुलिस प्रशासन चुनौतियों से भरा हुआ है। पुलिस प्रशासन के सामने कई परेशानियां रहती हैं। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम तो उन्हें करने ही है, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसानों को ट्रैक्टर परेड अगर वो करते हैं तो उन्हें रोकना, उन्हें संभालना उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा। इस बीच साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि अधिकार है दिल्ली पुलिस के पास, इन अधिकारों का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस को इस तरह से अधिकारों की बात करना भी सुप्रीम कोर्ट के लिए ठीक है। वो ठीक इसलिए है क्योंकि अगर कल के दिन कोई हादसा होता है, किसी तरह की अनहोनी घटती है तो सवाल दिल्ली पुलिस से ही पूछा जाएगा, जिम्मेदारियां जवाबदेही दिल्ली पुलिस की ही तय की जाएगी। तो आखिर क्यों ना दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी जो कि वरिष्ठ अधिकारियों के तौर पर भी मोर्चा संभाले हुए हैं, उनके कंधों पर ही ये जिम्मेदारी क्यों ना रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का संकेत इस तरफ है कि जब इन्हीं से ही सवाल जवाब तलब होंगे, अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो आखिर इनको इस चीज की छूट क्यों ना दी जाए कि यही तय करें कि कौन प्रदर्शन करेगा, कौन प्रदर्शन नहीं करेगा, किसकी एंट्री सीमाओं के अंदर होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कुछ बुरा होगा राज्य की सीमा के अंदर तो सबसे पहला सवाल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से ही तलब किया जाएगा। यह संकेत यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल भी नहीं कहा है कि प्रदर्शन नहीं हो सकता है या प्रदर्शनकारियों को मैदान से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का संकेत साफ है कि प्रदर्शन, आंदोलन अपनी जगह है। अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दशा क्या होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सुरक्षा के मानकों को ध्यान रखते हुए पूरी तरह से जिम्मेदारी
दिल्ली पुलिस के कंधों पर ही रहने देना ठीक है, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी, पूरा का पूरा विभाग दिल्ली पुलिस के पास ही आता है। मेघना, बिल्कुल आलोक, और इस बीच 54 दिन तो हो चुके हैं किसान आंदोलन को, लेकिन एनआईए ने समन भेजा है। समन में यह कहा गया है कि फंडिंग कहां से आ रही है, किसान आंदोलन की तमाम व्यवस्थाएं कहां से की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है उसके बाद से तमाम तरह के सवाल इस किसान आंदोलन को लेकर भी खड़े हुए हैं। जितने सवाल सरकार की लापरवाही, सरकार जिस तरह से बात कर रही है, बात से हल नहीं निकल रहा है, उस पर सरकार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वैसे ही किसान आंदोलन पर फंडिंग को लेकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और किसान आंदोलन में सिर्फ किसान नेता ही नहीं, बल्कि आरती, ट्रांसपोर्टर्स और तमाम ऐसे लोग हैं जो किसान आंदोलन में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उनसे भी ये जवाब पूछा गया कि आखिर इस फंडिंग का क्या कनेक्शन है। और इसमें एक और बड़ी बात आलोक सामने आ रही है, कहीं ना कहीं खालिस्तान और पाकिस्तान का जो कनेक्शन बताया जा रहा था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सवाल एनआईए कर सकती है, जिन किसान नेताओं को समन भेजा गया है उनसे। बिल्कुल, और इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी अगर इन्वॉल्व हुई है तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता, अखंडता के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुच्छेद के दायरे में लगातार जो बात करने की कोशिश किसान नेताओं के द्वारा कही जा रही है, उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर एनआईए ने लगाया है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी ज्यादा निर्बाध हो जाती है, इतनी ज्यादा उन्मुक्त हो जाती है कि उसके लिए आप समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ करेंगे। इसमें जो कनाडा की तरफ से लगातार आंदोलन को समर्थन मिला, जस्टिन ट्रूडो के तमाम बयान जब सामने आए, तब एनआईए का ध्यान इस तरफ गया कि आखिर कनाडा जैसे एक देश को भारत की राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों है, आखिर ऐसा क्या है कि वहां के बड़े नेताओं को बहुत दिलचस्पी है कि देश के किसान किस हालत में है। तब जाकर एनआईए ने तमाम रिकॉर्ड खंगाले और कुछ उसको सूत्र जब मिले तो उन इनपुट्स के आधार पर लगभग 100 लोगों को समन भेजा गया। ये सिर्फ बात एक या दो की नहीं है, यहां पर 100 लोगों को समन भेजा गया है, जिनमें से 20 से अधिक किसान नेता हैं, जिनको यहां पर एनआईए ने पूछा है कि आपके पास पैसा किस लिए आया है, या आपके कनेक्शन, आपकी जो बातचीत लगातार कुछ लोगों से हुई है वो आखिर किस मुद्दे पर हुई है। ये समन ये नहीं है कि उनके ऊपर कोई आरोप तय किया गया है। एनआईए की दिलचस्पी यह है जानने में कि अगर आपके संबंध, आपके तार वहां से जुड़े हुए हैं तो आखिर क्यों जुड़े हुए हैं, क्या कोई आपका हिडन एजेंडा है, क्या आप सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, क्या भारत की राजनीति में आप ऐसी हलचल पैदा करना चाहते हैं जिससे अस्थिरता का माहौल पैदा हो। इन सारे मुद्दों पर यहां पर एनआईए ने इनसे सवाल जवाब तलब किए हैं, और यह समन किसी भी तरह से यह संकेत नहीं है कि किसी पर आरोप तय जी। और आलोक, इसमें एक और बड़ी बात है कि जब समन भेजा गया उसके बाद किसान नेताओं का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार हम पर अत्याचार कर रही है, और 19 तारीख की जो बैठक होने वाली है वो प्रभावित होगी इस समन भेजने के बाद। उनका ये भी कहना है कि सरकार हमसे जबरदस्ती सवाल जवाब कर रही है, ऐसे में 19 तारीख की जो बैठक होगी उसमें हम सरकार से इस पूरे समन को लेकर सवाल भी पूछेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ प्रमोद कुमार जुड़े हुए हैं स्टूडियो में मेरे साथ। प्रमोद जी, लगातार सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, यहां पर सबसे जरूरी तथ्य यह है कि एनआईए भी अब बीच में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अलग निर्देश जारी किए हैं, भारत सरकार लगातार पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर ही रही है। रास्ता क्या है आगे का? किसान नेता और सरकार के बीच में एक सामंजस्य का रास्ता हो सकता है क्या? देखिए आलोक जी, आप यदि पूरे तथ्य को अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो किसान के जो ये मुद्दा है, इसमें कोई भी डायरेक्ट उलझने की तैयारी में नहीं है, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, या जो है भारत सरकार हो, क्योंकि वो ये जानता है कि हमारा जो किसान है, भारत का किसान बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और डेडिकेटेड रहा है देश के प्रति। तो ये कोई भी, अभी तो चलिए 2 राज्य का सीमा तक के लिमिट है, पंजाब हरियाणा तक की सरकार या कोई भी चाह रही है कि ऐसा ना हो कि पूरे देश का किसान उलझ जाए, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं करना चाह रही है। दूसरा चीज है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया है, ये पूरे वस्तुस्थिति को समझते हुए, कि आप लोग आपस में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाह रही है, और उसने अपना जो है गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी है। और सच्चाई भी ये सही है कि ये जिम्मेदारी केवल दिल्ली पुलिस की बनती है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का काम दिल्ली पुलिस का है और सरकार का होता है। तो दिल्ली पुलिस को कहा है कि किस ढंग से आप उसको टैकल कीजिएगा, आपको समझना है। कल होकर के ये ना हो जाए कि यहां लॉ एंड ऑर्डर के जगह पे हिंसा जगह ले ले और बहुत हमारे देश का बदनामी हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो इस तरह का भी बदनामी सुप्रीम कोर्ट देखना नहीं चाहती है। बिल्कुल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख का तारीख तय की है कि आप इसको देख लीजिए। दूसरा, उसे सुप्रीम कोर्ट को भी यह उम्मीद है कि शायद कल जो वार्ता होगी किसान संगठनों के बीच में और सरकार का, तो शायद निकल जाए। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार यह चाह रही है कि यह मुद्दा आपसी सहमति से
आप सरकार के प्रतिनिधि और किसान के प्रतिनिधि मिलके बात कर लें। लेकिन किसान बिल्कुल जिद पे आए हुए हैं कि जब तक ये बिल खत्म नहीं केवल होगा तो हम कोई अमेंडमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट समझ रही है। देखिए, हमें ऐसा लगता है यदि ये चीज को आप ट्रैक्टर रैली की बात करेंगे और बिल्कुल जिद पे अड़ जाएंगे, और यदि इस जिद के वजह से भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर में बदनामी होती है या उसका मस्तक सिर से नीचे उतरता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को कहीं ना कहीं हिंसात्मक कदम उठाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है उनको रोकने के लिए यह करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी सबसे पहले हो जाएगा अपने अंतरराष्ट्रीय छवि को बचाना, और किसी तरह का बदनामी हमारा देश का बाहर नहीं हो। और मैं समझता हूं इसमें आम जनता भारत का जो है इसमें सहमत होगा और सरकार का साथ होगा। बिल्कुल, तो हमारे किसान बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे इसमें। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जावेद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। अशोक पवार, किसान नेता के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़े ही हैं, अभी अपने यहाँ पर राय रख रहे थे। उदय सहाय हमारे साथ है, पूर्व IPS अधिकारी हैं। इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सुरक्षा के मामलों में पुलिस को कितनी छूट होनी चाहिए। और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो अश्विनी शाही, सबसे पहला सवाल आपसे भी एक हम पूछ ही लेते हैं, क्या NIA की भूमिका यहां पर बहुत अहम मानी जाएगी अब? क्योंकि टकराव तो आपके बीच में हो ही रहा है, किसान नेता एक तरफ कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, बीच में NIA जिस तरह से आई है, इसके बाद आपको नहीं लगता है कि भारत की राजनीति में टकराहट और ज्यादा बढ़ने वाली है? देखिए आलोक जी, सरकार का जो काम चल रहा है, किसान भाइयों से बातचीत का अपना सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। कृषि मंत्रालय उनसे बातचीत कर रहा है, सब लोग, सरकार उनके साथ है। लेकिन जो NIA की एंट्री हुई है, वो NIA कानून व्यवस्था के हिसाब से, अगर NIA की, पुलिस की, CBI की, ED की, किसी की भी एंट्री होती है, वो अलग चीज है। क्योंकि अगर अभी तक हम लोग जो बोलते रहे हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, तो विरोधी दल के लोग ये तो मानने के लिए नहीं तैयार थे कि कहीं ऐसा कुछ है। हम लोग कहते थे कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो अन्नदाता जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन वो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, दिग्भ्रमित हो रहा है, कहीं ना कहीं से उसको गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। तो वो NIA को लगा और NIA ने अभी उन लोगों को समन दिया है, और समन में जो लोग आएंगे वो अच्छा है, नहीं आएंगे तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि NIA ने जो समन किया है वो 120B, 24A, 153B के तहत किया है इन लोगों को समन, जिसमें देश की अखंडता को खतरा, देश विरोधी गतिविधियां। तो ये अभी जांच का विषय है कि NIA किसको कैसे क्या करती है, सब लोग समन का जवाब कैसे देते हैं, कितने लोग आते हैं, जो नहीं आते हैं उसके बाद वो शायद NBW करता है उन लोगों के लिए। हालांकि अश्विनी जी, 19 तारीख को सरकार से भी सवाल करने वाले हैं किसान नेता, उनकी बातचीत बैठक के दौरान ये फैसला भी हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल जावेद जी का रुख में करना चाहूंगी। जावेद जी, देखिए यहाँ पर तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पर किसान आंदोलन को लेकर शुरू से लगते रहे हैं। फिलहाल मुद्दा ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर परेड और NIA को लेकर है, लेकिन इस बीच अभी जब फूट डलने की बात सामने आई है इस किसान आंदोलन में, उसमें यह कहा गया है कि कुछ किसान नेता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जब बार बार किसान नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई आप लोग उनके मंच में ना आए, उनसे मुलाकात ना करें, आखिर ऐसी मुलाकातें क्यों की जा रही है? क्या मकसद था मुलाकात का? ये सरकार रोक देगी क्या? कांग्रेस या कोई, कांग्रेस किसान आंदोलन के मंच पे तो नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा किसान आंदोलन को नैतिक रूप से समर्थन है जी। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन में पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जिस तरीके से बदनीयती के साथ इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जुट गई है और जिस तरीके से नोटिसें हुई हैं, उससे तो बहुत स्पष्ट लगता है कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग, जिनका इतिहास खून से रंगा हुआ है, वह लोग अपनी उसी खून से रंगी साजिश से इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। जो लोग आज अंतरराष्ट्रीय छवि की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं वैश्विक कूटनीति के शिष्टाचार को तार तार करते हुए, मेरा सवाल है, तार तार करते हुए अब की बार ट्रंप सरकार बनवाने के लिए जो अमेरिका में जो लोग रैलियां कर रहे थे, वो कौन सी नैतिकता और शिष्टाचार की बात करेंगे? क्या ये कूटनीति है? आज तक विश्व के इतिहास में ये कभी मेघना भी नहीं हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री या एक अन्य देश के राजनीतिक दल दूसरे देश के राजनीतिक दल और वहां के चुनावों में जाकर भाग लेने का काम करे।
और वहाँ पर रैलियां उनको समर्थन जुटाने का काम जावेद जी, करें। इंडिया भी आ ये जाइए वापस, हमने अमेरिका काफी अपने देर हो गया ना। जीवन के इतिहास में नहीं देखा है। नहीं, इंडिया में आ जाइए ना एक बार जावेद जी, आपकी मतलब कोई इसमें भूमिका नहीं है? नहीं, हमारी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका तो आप लोग जिस तरीके से कांग्रेस को लांछित कर रहे हैं, आप पूरी कांग्रेस को फांसी पर लटका दीजिए। आप लोकतंत्र को तो समाप्त कर चुके हैं। भारत का संविधान शून्य हो चुका है। जो कुछ होगा वो सत्ता के प्रतिष्ठान पर बैठे हुए लोगों के इशारे पर होगा। देश में एक भी संवैधानिक संस्थान स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है। आप किसान आंदोलन को पहले तोड़ना चाहते थे, जात के आधार पर, फिर पंजाब आपने बताया। जावेद जी, मतलब इनडायरेक्टली आप, जावेद जी मतलब इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो वो जो केंद्र की सरकार है उसके इशारे पर है। सुप्रीम कोर्ट अगर बीच में आए तो वो भी केंद्र सरकार के इशारे पर आए। अगर कैग काम करता है तो भी केंद्र सरकार के इशारे पर आता है। मतलब जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं वो सब केंद्र सरकार के इशारे पर ही है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी मैं जावेद जी को जवाब दे दूं। संपत्ति कैसी आई, इतनी संपत्ति कैसी आई कि पूरे देश के हर मेघना जिले जी। में ठीक है जावेद जी, अश्विनी जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, फिर हम अशोक जी का रुख करेंगे। देखिए, कांग्रेस के साथी इतना भाषण दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र को शर्मसार करने की सारी घटनाएं इतिहास में कांग्रेस के साथ दर्ज हैं। सीजेआई पर सवाल इन्होंने उठाया, सेना पर सवाल इन्होंने उठाया, सब पर सवाल उठाते हैं। और अगर कोई भी संस्था आगे से काम करती है तो वहां लोकतंत्र की हत्या बताना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी मतलब ये दोहरा चरित्र जो है कांग्रेसियों का और देश ठीक है। समझ रहा है। ठीक है अशोक जी, आपकी भी बात आ गई। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जिस तरह से आपने आंदोलन को शुरुआत से देखा होगा, किसान अपनी विशिष्ट मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उनकी मांग बहुत ही जायज भी है क्योंकि ये व्यक्तिगत मांगे नहीं है, ये सामाजिक मांगे हैं और ये पूरे देश की मांगे हैं। लेकिन आपको अब नहीं लगता है कि आंदोलन धीरे धीरे अपनी दिशा को, अपनी दशा को कहीं ना कहीं खोता जा रहा है? क्योंकि विपक्षी दल जिस तरह से इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, तो आंदोलन कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदनाम हो रहा है। देखिए, किसानों की आपने जैसे कहा और ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, इन्होंने भी कहा कि ये जेन्युइन डिमांड्स हैं किसानों की। आप कह रहे हैं बिल्कुल कि भाई हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तो आप कम से कम उसकी कानूनी गारंटी दे दीजिए। हम न्यूनतम की मांग कर रहे हैं, जो हमारे न्यूनतम अधिकार हैं। बिल्कुल, अधिकतम की बात ही नहीं कर रहे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। खेत के, किसान के खेत में जो भी चीज़ जाती है, ट्रैक्टर, टीलर, हैरो, खाद, बीज, जो भी कुछ होता है, वो एमआरपी पर खरीद के लाता है। और जब उसकी फसल का रेट का तय करने का आता है, वो एमआरपी पे, एमएसपी पे जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है, सीएसीपी बॉडी तय करती है, किसान तय नहीं करता है। तो उसमें भी कानून बनाने में, दूसरा ये कह रहे हैं कि हम लिखित में दे देते हैं। ये ऑलरेडी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तो चल रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था है जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कही थी। जब देश में अनाज वनाज नहीं होता था, हम लोगों को भूखमरी थी, बाहर से आना पड़ता था, तो उन्होंने कहा कि हम उचित मूल्य दे देते हैं। और 5-10 साल में ही, सन 65 में किया था और 70 तक हम लोग आत्मनिर्भर हो गए थे गेहूं धान में, और तभी से चले आ रहा है। लेकिन आंकड़े ये हैं, अभी 15 में ही किए थे, शांता कुमार की कमेटी थी, हाँ, FCI की उसमें हाँ, शांता कुमार जी की कमेटी थी, उसमें ये कहा था कि मात्र 6% किसान को ही एमएसपी का लाभ मिल पा रहा है, बाकी जो है उससे कम कम में ही बेचता है। दूसरी उन्होंने कमेटी बनाई, बाद में नीति आयोग की कमेटी बनाई, बिल्कुल 2016 में। उसमें ये पाया गया कि 94% किसान जो हैं वो एमएसपी पर कानून चाहते हैं। अभी भी जो किसान ये विरोध में बैठे हुए हैं और जो कानून के समर्थन में भी हैं, जो माननीय कृषि मंत्री से मिलने जाते हैं, भाजपा के विधायक एमपी लेके जाते हैं, वो सब भी वहां ये कह के आते हैं कि कानून तो चलिए ठीक है जो भी हम समझ, लेकिन हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून जरूर चाहिए। हमें तो अपना पैसा मिल जाए, कम से कम लागत मिल जाए, हमें उनसे ज्यादा मतलब नहीं है। जहां तक इन 3 कानूनों की बात है, देखिए, एक तो वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया उसमें जो संशोधन कर दिया, पहले आप कोई भी मार्केट वाला 100 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकता था, 25% खोल दी है, 25% की कैप थी उसमें। हाँ, कुछ था, 100 क्विंटल या कुछ था। अब कर दिया है, अनलिमिटेड कर दिया भंडारण, 50 लाख टन। जब एक आदमी, कोई भी करेगा इस व्यवस्था को, एक आदमी की मुट्ठी में आपने पूरे देश का अनाज, गेहूं खाना बंद कर दिया,
वो प्रोक्योर करेगा कॉन्ट्रैक्ट करके किसान से। देखिए मोटा मोटी 3 कानून यही है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसान से 1-2 साल तो हो सकता है मंडी से थोड़ा सा ज्यादा रेट में ले ले, बाद में जब मंडी ध्वस्त हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, फिर अपने मनमाने रेट पे लेगा। अभी 20 रुपए किलो है जैसा एमएसपी गेहूं धान का, करीब करीब 18-20 है, फिर बाद में 15 लेगा, 10 लेगा और अपनी मर्जी से फिर 100 रुपए किलो या 200 रुपए किलो बेचेगा। यही पूरा कानून है, यही 3 मोटा मोटी नहीं अशोक जी, जिस तरह से मंडी की आपने यहाँ पर बात की, तो क्या जो अब तक 70 सालों से मंडी का सिस्टम चला आ रहा था एपीएमसी मंडियों का, वो पूरी तरह से ठीक था क्या? फिर मंडी में देखिए हमारे देश में जितने भी सिस्टम चले आ रहे हैं, ज्यादातर सिस्टम, कोई भी सिस्टम एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं है। हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां हैं, वहां पे भी बिचौलिए हैं। वहां क्या होता है, वहां मंडी में हम आपको बता देते हैं क्या होता है। सरकार वहां खरीदती है, सरकार के कांटे में तो उसको एमएसपी मिल जाता है, ठीक, क्योंकि सरकार वहां से एफसीआई में लेती है जो गेहूं धान, जो 6% सरकार प्रोक्योर करती है, वो मोरली बाउंड है उसको एमएसपी पर खरीदने के लिए। उसके बाद वो कह देता है भाई हमारे पास बोरी नहीं है, हमारे पास एफसीआई में गोदाम में जगह नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसको दौड़ा देता है। फिर वहां मंडी में प्राइवेट आड़तिया होता है, वो क्या कहता है, वो सारा एक डिसाइड कर लेता है, किसान मजबूर होता है, बोली लगाता है। और किसान ने बोली किसकी लगाता है मेरे भाई, बोली नहीं लगाता लोग जी, वो सब डिसाइड कर लेता है। किसान की 6 महीने की फसल वो ट्रॉली में बेचारा ला के, चलिए ठीक है अशोक जी, आपकी ये तमाम परेशानियां हैं जिनको हम समझ रहे हैं, लेकिन आपने अभी एक बात कही कि सिस्टम में खामियां होती हैं, सिस्टम में परेशानियां होती हैं, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, कानून में भी कमियां हैं, खामियां हैं, दूर करने की सरकार कोशिश कर तो रही है। कृषि मंत्री ने इतना तक कह दिया है, आप कृषि कानूनों को वापस लेने की बजाय कुछ भी कह दीजिए, यानी कि आपकी तमाम दिक्कतें हैं वो आप रख दीजिए। हर बातचीत आपसे की जा रही है, हर दौर की वार्ता की जा रही है, तो आखिर फिर भी एक ही बात क्यों सामने आ रही है, कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए। देखिए मेघना जी, ये तो जो पहले सिस्टम बनाए हुए थे उसमें कमी की बात आई थी, बाद में कुछ लूप होल हो जाते हैं जी। ये तो पूरा कानून का कानून बिल्कुल कचरा बना दिया सरकार ने। सरकार ने, किसानों ने रखी थी 12 संशोधन की मांग, 12 या 15 की रखी थी, सरकार ने उसमें से 9 संशोधन मान लिए, गलतियां मान ली, हमसे गलतियां हो गई हैं। क्या कानून आप बनाने में ही इतना गंदा कर देंगे? मैं कह रहा हूं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है? Why it is there? आप कालाबाजारी और काला चोरी क्यों करना चाहते हैं देश में? ठीक है। दूसरा कृषि, डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आते हैं आप क्यों करना चाहते हैं इसमें? आश्वासन की बात है, आश्वासन कीमत रखी नहीं जाएगी। ठीक है। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं जो पेनल्टी लगेगी किसान के 4 वैरायटी का तय कर दिया उसने, आलू इस साइज का होना चाहिए, इसमें इतना मॉइस्चर होना चाहिए, इतना पेस्टिसाइड होना चाहिए। किसान की फसल जो है किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है, किसान की फसल नेचर पे डिपेंड करती है, बारिश पे डिपेंड करती है। ठीक है अशोक जी, आपके पास आता हूं आपके पास। डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़े हैं। किसान ठीक है अशोक जी, आता हूं आपके पास, आ रहा हूं आपकी ही बात से देखिए जुड़ी हुई बात। इंपॉर्टेंट बात नहीं, बिल्कुल आऊंगा आपके ही पास। जो कहते हैं कि लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, जो पेनल्टी किसान पे होगी वो इसी बात पर आऊंगा मैं आपकी भावना समझ गया। लैंड रिवेन्यू नहीं समझा कोई भी भाई देश में, उसके लैंड एरियर पे जो रिवेन्यू होता है उसके लैंड पे, इसी पर आऊंगा। अब मैं इसी बात पर आऊंगा, आलू के साइज पर भी आऊंगा और ये जो आप बात बोल रहे हैं जो भूमि का राजस्व है उस पर भी आऊंगा। तो डॉक्टर सुनील कौशिक, आपने जिस तरह से देखा होगा कि एक तरफ किसानों का पक्ष है जो सुनने में बहुत ही सही प्रतीत होता है, एक तरफ सरकार का भी पक्ष है कि अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो भी लगेगा कि हां इन सुधारों की जरूरत थी। अगर बात यहीं पर अटक जाएगी कि हां या ना, या तो वापस ले लीजिए या फिर हम यहां पर बैठे ही रहेंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या आगामी जितनी भी सरकारें बनेगी 50, 60 या 100 सालों के अंदर वो फिर हिम्मत दिखा पाएंगी किसी भी तरह का ऐसा कानून लाने की? आलोक जी, जब लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई है और बहुमत की सरकार है, या तो उस पर ही हमारे देश के लोगों को भरोसा नहीं होगा कि वो हमारे पक्ष में या विरोध में कानून बना रही है, तो मुझे लगता है ये देश का दुर्भाग्य होगा। दूसरी बात, जितने भी राजनीतिक संगठन अभी किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उन सारे राजनीतिक संगठनों की सरकार बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक इस देश में रही है। तमाम ऐसी कमेटियां बनी, कमेटियों ने रिपोर्ट दी, सरकार ने मानी नहीं मानी ये सारा देश के किसान जानते हैं। अचानक आप जिस एमएसपी रेट के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जब मांग कर रहे हैं, तो ये किसान भाइयों को समझना पड़ेगा कि इससे सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा। क्या बोझ उठाने के लिए सरकार इस समय, सरकार की स्थिति है उचित या नहीं है? दूसरी बात, जब कोई भी ऐसा संशोधन आता है
तो क्या किसानों को और व्यापारियों को आमने सामने बैठकर एक दूसरे की समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक प्रयास करने होंगे कि नहीं करने होंगे? जब तमाम उद्योगों से संबंधित कानून आते हैं तो वहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको भी समस्या का निराकरण की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो क्या उद्योगपति या इस किसानों से संबंधित एक्ट में साथ आना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो भी टॉपिक या जो भी पॉइंट्स व्यापारियों की तरफ से आए होंगे उनका समाधान सरकार करे या न करे? बिल्कुल। दूसरी बात, जब ये कानून आया है तो उससे पहले आशंका किस बात की हो रही है? केवल आप आशंका जता दें कि इस कानून से किसान बर्बाद हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया तो ये कमेटी है, ये कमेटी है वो सरकार की कमेटी है, हम इसको इनके सामने पेश नहीं होंगे, इनके सामने नहीं रखेंगे। तो ये सारी संवैधानिक संस्थाएं जब हैं या तो उन पे आप भरोसा नहीं करेंगे। दूसरी बात, अभी पवार साहब ने कहा कि 15 में से 9 मांगे मान ली, तो 9 मांगे मान नहीं ली, वो उनका कहने का मतलब है कि 9 मांगों पे वो गलत थी सरकार, इसलिए उसने मानी। कहने का मतलब ये, यदि सरकार झुक जाती है, यदि सरकार आपके समर्थन में कोई बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, तो यदि आप ये कहने लगेंगे कि वो सरकार वहां गलत थी इसलिए हमारी बातें मान ली, तो ये थोड़ा सा जो किसानों की हठधर्मिता है। दूसरा, कल भी कृषि मंत्री ने कहा है कि कोई भी एक्ट वापस नहीं होता है और इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यदि आप संशोधन चाहते हैं, संशोधन की जो व्यवस्था है वो आप आकर के आप तैयार कीजिए उसको। कृषि मंत्री ने ये तक कह दिया कि आप कुछ भी कह लें, कोई भी अपनी मांग रख ले, अपनी बातें बताएं, समस्याएं बताएं, लेकिन कृषि कानून को वापस लेने की बात ना करें। उदय साय जी का रुख करेंगे, उसके बाद अशोक पवार जी आपसे जवाब भी लूंगी। उदय साय जी, देखिए फिलहाल मामला सुरक्षा को लेकर ज्यादा आ गया क्योंकि एनआईए ने समन भेज दिया है। इसमें सिर्फ किसान नहीं है, आड़ती हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो किसान आंदोलन में लगातार ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को लेकर आ रहे हैं वहां पर, और तमाम व्यवस्थाएं जो दे रहे हैं उनको लेकर समन भेजा है। और साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस है उस पर अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई है 26 जनवरी के लिए। क्या सोचते हैं, कैसी चुनौतियों का सामना किया जाएगा? आंदोलन अगर कोई करता है, आवाज बुलंद करता है, क्या उसके साथ साथ सिस्टम को हाईजैक करने की परमिशन भी उसे मिल जाती है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस की मेजर भूमिका को आप क्लियरली समझ लें तो आपको बाकी मुद्दे समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्राइम डिटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ये तीनों के तीनों लोकल पुलिस यानी स्टेट पुलिस की जिम्मेवारी है। और इन तीनों में से यहाँ पर 2 मसलों पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिल्ली पुलिस का बनता है, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी। 26 जनवरी की सिक्योरिटी एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, पूरी दुनिया इसको देखती है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी ये इंडिकेट करेगा कि ये एक सॉफ्ट स्टेट है तो इतने इम्पोर्टेंट ओकेजन को भी हैंडल नहीं कर पाता। और लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी भी दिल्ली पुलिस की ही है और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली आदेश देकर और रिटरेट किया है। और ये रोल प्रायोरिटी के का हो, इस बात के लिए उन्होंने ऐसे आदेश दिए हैं ताकि लास्ट मोमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पॉलिटिकल लीडरशिप ये चाहती थी और लॉ इन्फोर्समेंट उसके इशारे का वेट कर रही थी वगैरह वगैरह। तो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस अपने प्रोफेशनल विजडम में उन्हें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि किस हद तक परमिशन दी जाए, किस हद तक नहीं दी जाए, कहाँ पर दी जाए, क्या टाइमिंग उसमें दी जाए, उसकी कंडीशंस क्या क्या डाले जाएं वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चीज नहीं की है, उन्होंने रोल को रिटरेट किया है जो ऑलरेडी कानूनतः एग्जिस्ट करती है। जहां तक एनआईए का सवाल है कि अगर ऐसी इंटेलिजेंस आ रही कि इसमें फंडिंग इतने बड़े मुहिम में अगर 2 महीने से ये चल रहा है तो उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है जी। और अगर इशारे आए हैं कि ये पैसा उन सोर्सेस से आ रहा है जो देश की सुरक्षा पर एक खतरा पैदा करते हैं तो उनको इसका इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा अधिकार है। और वो इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये नोटिसेस भेजे होंगे। मैंने नोटिसेस को देखे नहीं है, इसलिए उसके स्पेसिफिक में कुछ बयान करना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन लॉजिकली अगर उनके पास ऐसे इंफॉर्मेशन है उनका हक बनता है इसका नेशनल रैमिफिकेशन हो, इंडिया की इंटीग्रिटी पर जिसका प्रभाव पड़ सकता हो, तो इसीलिए नेशनल
इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन हुआ था और ये भूमिका वो निभा रहे हैं। बिल्कुल सही। आपकी ही बात को मैं आगे यहाँ पर बढ़ाऊंगा। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। प्रमोद जी, जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हर एक आंदोलन में होती है, घर में बैठा हो व्यक्ति तब बोलेगा मैं हर तरह से आजाद हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, फेसबुक पर जाएगा तो भी वो अपनी आजादी को हर बार दिखाने की कोशिश करेगा, भले ही किसी के साथ बदतमीजी कर रहा हो। जिस तरह से अनुच्छेद 19 का इस्तेमाल होता है, शायद ही किसी देश में अभिव्यक्ति के अनुच्छेदों का इस तरह से इस्तेमाल होता है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी सिर्फ वहां तक है जहां पर राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता पर कोई खतरा नहीं आता है। अब अगर किसी भी तरह से ऐसे नारों से, ऐसे वक्तव्य से अगर देश की छवि खराब होती है तो क्या ऐसी आजादी दी जानी ठीक है? देखिए आलोक जी, आपने बड़ा मार्केबल क्वेश्चन पूछे हैं और मैं आपको बता दूं, जहां तक कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल है, जो अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, ये भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा लिबरल है। इस मामले में ज्यादा आज़ादी दी गई है। यहाँ जो मर्जी है वो बोल लेते हैं डेमोक्रेटिक वे में और हमारे संविधान की दुहाई दे करके। लेकिन इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ क्लियर कर चुका है कई केसेस में कि आप बोल तो सकते हैं, लेकिन हमेशा बोलने के बाद आप ये समझे कि इसका दूसरे पर इसका गलत इफेक्ट ना गया हो, कहीं किसी का मानहानि नहीं हुआ हो, कहीं बेइज्जती नहीं हुई होगी, या आपकी छवि, आपकी देश के छवि, आपका राष्ट्र का छवि, आपके समाज का छवि जो है उससे दूषित नहीं हो रहा हो। हमारा जो एक छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो बना हुआ है, विश्व के स्तर में बना हुआ है, उसका वो गलत नहीं जा रहा हो। तो ये हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी में इस तरह की बातों को सोचना चाहिए। ऐसा हम कोई काम नहीं करें जो बिल्कुल जो है निगेटिव इफेक्ट करता हो समाज के प्रति और हमारे देश को नुकसान करता हो। यहाँ पे जो ये किया गया है, बहुत सारे आप जो देखे होंगे खालिस्तानी बैनर ये वगैरह दिखाया गया है, तो ये जो है मैं समझता हूं कि ये अभिव्यक्ति का या फिर जो है एब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल जो किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़े बड़े नेताओं के प्रति, ये मैं समझता हूं खास करके जो छवि है किसान नेताओं को और किसानों की भूमिका पर, यही वजह है जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि चाहे सर्वोच्च न्यायालय भी हो या सरकार भी हो, इसके पहले का जो छवि किसानों का बहुत ही निष्पक्ष रहा है और निष्ठापूर्ण रहा है, देश के प्रति बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है और हर मुश्किलों में किसान जो है देश को बचाने का काम किए। इसीलिए जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था कि एक किसान है जो रक्षा करते हैं देश के अंदर में और किसान जो बॉर्डर के बाहर में है वो जवान करते हैं। लेकिन आज जो इस तरह का बदनामी का जो ठप्पा लग रहा है किसानों के ऊपर में, मैं समझता हूं ये निंदनीय है और इससे बचना चाहिए। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी आप देखे होंगे कि इस पे बचना चाह रही है और कोशिश कर रही है किसान नेताओं का कि आप लोग आपस में बात कीजिए या समझ बूझ कर करके ये कीजिए, एक एक मुद्दे पर बात कीजिए। वो परसों का जो डेट रखे वो इसीलिए कि कल आप वार्ता कीजिए एक एक मुद्दे पर, और शायद आप लोग म्यूचुअल कंसेंट से आप आपस में बैठ करके इस मुद्दा को सुलझा दीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक मर्यादा है, एक निष्ठा है, एक लिमिट है। वो संकेत देना चाह रहे हैं किसान जो संगठन है कि आप आपस में मेरिट पर कीजिए ना बहस, जो आपको कमी लग रहा है सरकार तैयार है उसको कि हम उसको ये करते हैं, तो ये करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यहाँ देश की हर जनता इस चीज को मान रही है और ये बदनामी की जो अब ठप्पा लगेगा कि चूंकि आप बिल्कुल जिद पे बैठे हुए हैं, जिद हमारे भारतीय संविधान में और या भारतीय कोने में कहीं पर भी जो है और जिद को दूर करना होगा तभी बात बन पाएगी। अश्विनी जी देखिए, अभी किसान नेता से हमने तमाम सवाल जब किए थे, उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि वो किसान कानूनों को वापस लेने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें कानून में संशोधन नहीं चाहिए, उनको लगता है पूरा का पूरा कानून ही कूड़ा है। उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मेघना जी, यही ये लोग भ्रम फैला रहे हैं और मैं बीच में भी बोलना चाह रहा था, लेकिन यहाँ डिबेट की गरिमा को देखते हुए मैं शांत हो गया। यहाँ पर ये देश को भ्रम की स्थिति में लाने की कोशिश ये किसान भाई लोग कर रहे हैं। किसान नेता कह रहे हैं इन लोगों को ये नहीं पता है कि देश में कोई भी अध्यादेश आता है, कोई भी बिल आता है, उसमें सब में संशोधनों की गुंजाइश रहती है। इसलिए नहीं रहती है कि वो गलत बनाया गया है, इसलिए रहती है कि हो सकता है कि कोई चीज कहीं से छूट गई हो, कोई चीज हो सकता है अव्यवहारिक हो गई हो। तो इसलिए उसका एक उदाहरण जीएसटी है। जीएसटी में बहुत से संशोधन हुए, आज जाकर देश के लोग उससे जो गलत नहीं है, जो गलत नहीं करता है, वो आज बहुत खुश है। सारे व्यापारी खुश हैं जीएसटी से और सब ठीक है।
आज के दिन में उन्होंने कहा कि यह 9 कानून हमारे जो 9 संशोधन किए गए थे वो गलत थे। तो सरकार ने तो 9 संशोधनों को मान लिया, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ गलत ही थे, गलत थे। इसका मतलब क्या आप सरकार को झुकाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं? इसका मतलब तो ये होता है कि सरकार झुक जाए, मोदी का विरोध हो जाए। तो इसलिए ये जो कानून बने हैं, कानून माननीय कृषि मंत्री जी ने कह दिया है कि पॉइंट टू पॉइंट हमसे डिस्कशन करिए, हम उसका जवाब देते हैं। अश्विनी शाही, एक सवाल ये भी है, अश्विनी जी तो बताइए। अश्विनी जी, एक यहाँ पर सवाल मेरे मन में भी है, नहीं हो रहे आलोक जी। जी, एक यहाँ पर प्रश्न मेरे मन में ये है कि एनआईए जिस तरह से बीच में आई है, अगर जिन लोगों को समन भेजा गया है, अगर उनकी भूमिका संदिग्ध है तो जाहिर सी बात है वो या तो पेश नहीं होंगे या फिर उन पर कार्रवाई होगी। आप इस पूरे के पूरे मामले पर क्या बैकफुट पर आएंगे या आप ठोस कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर जो कि किसान आंदोलन को लगातार या तो भड़का रहे हैं या फिर उसको गलत दिशा दे रहे हैं? आलोक जी, एक स्पष्ट और सख्त कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिया है, चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, जिसका मामला हो, कठोर कदम उठाने में हम हिचके नहीं हैं। और अगर इस किसान आंदोलन में कहीं से भी कोई भी एनआईए को कोई भी संलिप्तता पाई जाती है तो सरकार उसका बीच बचाव नहीं करेगी। एनआईए जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है जावेद, ठीक है जावेद जी, अगर कार्रवाई एनआईए करती है तो आप एनआईए का यहां पर समर्थन करेंगे या तब भी आपको लगेगा कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है? देखिए, 2-3 सवाल है आलोक जी। अभी जो बातें हो रही हैं कि किसान ही हठधर्मी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 महीने पहले अपने मन की बात में कहा था कि हमने 500 ऐसे अधिनियम, ऐसे कानून रद्दी की टोकरी में डाल दिए हैं, उनको रद्द कर दिया है जो अब किसी लायक नहीं बचे थे। पहली चीज, आज जो कहा जा रहा है कि कोई अधिनियम वापस नहीं होता, ये आंदोलन के लिए जब दिल्ली की सड़कों पर, मैं आपको एक घटना बता दूं, जब यूपीए सरकार और अन्ना हजारे जी के बीच में बातचीत चल रही थी, लोकपाल का मसौदा आया था, तो स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने एक हलंत पर आपत्ति व्यक्त की थी। कामा फुल स्टॉप तो हलंत पर आपत्ति थी भारतीय जनता पार्टी को। ये जो 2 गाल रख के 2 तरीके की दोगली बात करने वाली विचारधारा है, ये इसके अंदर नैतिकता नहीं है, इसके अंदर साहस नहीं है तो सामना करने का। ये जो आज किसानों को हठधर्मी कहा जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का, जावेद जी, आपत्तियों को लेकर सरकार बात कर तो रही है, फिर किसान भी बात कर रहा है, सरकार भी बात कर रही है। कई बात नहीं कर रही है, बात करते करते साजिश कर रही है। पहले किसानों को पंजाब हरियाणा में बांटा, 10,000 से ज्यादा गुजरात का किसान हैं, आपके सांसद राज कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको देखिए ना, साजिश तो वो लोग कर रहे हैं। सरकार साजिश नहीं कर रही है, सरकार ही एक उनके साथ है जो अभी तक वार्ता करने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, अशोक जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी बंद कर दीजिए। ठीक है, आते हैं, आपकी भी राजनीति में आते हैं। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे ना, मैं आपको कुछ ना कुछ मैं अभी आपको याद दिलाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है अशोक जी, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं थोड़ी देर में। स्वागत करेंगे। ठीक है जावेद जी, अशोक जी। हमारे मित्र भी कह रहे थे, कौशिक जी, कोई कानून आज तक वापस नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है। 1 मिनट में एक कानून हो सकता है, तुरंत विधेयक पास करवा सकते हैं प्रधानमंत्री जी, आज के आज विधेयक पास करा सकते हैं कि तीनों कानून हम निरस्त करते हैं। और अभी एक कृषि आयोग बना दें व्यापक, उसमें सब ये फार्मर्स के ग्रुप आ जाएं और उसमें कृषि एक्सपर्ट्स आ जाएं। इसको छोड़ के कोई बात करें हमारे किसान नेता। हाँ जी, कह रहे हैं कि माननीय कृषि मंत्री ने कहा है कि ये निरस्त नहीं होगा, इसको छोड़ के आप लोग कोई भी बात करिए। नहीं, निरस्त नहीं होगा तो जब कानून उसमें सारा का सारा आप संशोधन करने को तैयार हैं 15-20, तो पूरे 15-20 संशोधन कर दीजिए। आपने बना दिया है, सेप्टिक टैंक बना दिया है, आपने सेप्टिक टैंक बना दिया है नीचे, और उसको कह रहे हैं प्योरीफाई करके पानी में उसको पीने का पानी बनाना चाहते हो। सेप्टिक टैंक का पानी कभी भी पीने के काम नहीं आ सकता, वो नदी में जा सकता है।
पीने का पानी अलग बनाना है आपको, टंकी ऊपर लगानी पड़ेगी, वहाँ पे आरओ लगाना पड़ेगा और फिर पीने का पानी आएगा। गोदी में बैठ गए ऐसे सेप्टिक टैंक क्या करेंगे? पूरा का पूरा बिल्कुल कचरा आपने कानून बना दिया। आज शुरू में मान गए हमसे 10-20 गलतियां हो गई, तो उस दिन पहले दिन आप उसको मान जाते 10 की 10, 15-12 वहीं खत्म हो जाता मामला। और इस कानून में आपने एमएसपी क्यों नहीं डाला? अगर आप एमएसपी भी डाल देते इस कानून में तो अभी किसान कोई आंदोलन नहीं होता। और जब आप अभी कहे बीच में बोलिए मत, बीच में बोलिए मत, आप कहते हैं हम लिखित में दे रहे हैं, बोल लिखित, हम लोगों को कानून चाहिए। जब आप ये 3 कानून बना सकते हैं तो एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना सकते? आपकी कथनी करनी में फर्क है। ठीक है अशोक जी, आपने सवाल किया, जवाब लेते हैं। अशोक जी, सवाल लेते हैं अश्विनी जी। अशोक जी, अश्विनी जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, एक मिनट, अशोक जी, नहीं ठीक है, संशोधन पर आ जाते हैं। अशोक जी, आपने कंसल्ट किया किसानों से, ठीक है, सारी बातें अपनी जगह ठीक है आप। अशोक जी, अशोक जी, किसान बिल्कुल अहिंसक सत्याग्रह कर रहा है, उस पर आप कभी उसको खालिस्तानी बताते हो, कभी पाकिस्तानी बताते हो। अशोक जी, देखिए अशोक जी, एक मिनट, अशोक जी, सुनिए, एक मिनट, ठीक है, और यहाँ पर इलीगली अशोक जी, पुलिस ने रास्ता रोका है। सुनिए, अशोक जी, एक मिनट, अशोक जी सुनिए, अरे सुनिए तो, अशोक जी सुनिए तो, अशोक जी सुनिए, अशोक जी, बैठा दिया किसानों को, नहीं सारी बातों पे आ जाते हैं ना। अशोक जी सुनिए तो, नहीं ठीक है, आपका गुस्सा सुनिए तो, अशोक जी, एक मिनट, अशोक जी, आपने अपनी बातें रख ली ना, आपने अपनी बातें रखी, सुनिए अब अशोक जी, एक मिनट, अब नहीं, सुनिए अशोक जी, एक मिनट, आप यहाँ पर कानून वापस लेने की आप बात कर रहे हैं अशोक जी, करने का अपनी बात रखने का अरे तो आप भी तो अपनी बात रखिए ना फिर शांति से। किसान ने कोई उपद्रव किया हो, नहीं सुनिए, अब सारी अशोक जी, आपको एक मिनट, मौका मिला, पूरा मौका मिला, पूरा वक्त दिया गया है, आपको पूरा वक्त दिया गया है। अशोक जी, बाकी लोगों को मौका मिलेगा। आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है, आप दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप कानून की बात कर रहे हैं कि 1 मिनट में वापस हो सकता है। आपको मालूम है संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है, अगर सरकार बजट लेके आती है, अगर वो बजट अगर संसद में गिर जाए तो इसका अर्थ मालूम है आपका क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार के पास विश्वास मत नहीं है, सरकार गिर चुकी है। इसी तरह से अगर ये कानून वापस रोल बैक करना पड़ेगा तो सरकार की कितनी ज्यादा यहां पर किरकिरी होगी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, क्योंकि ओपोजिशन भी एक मिनट सुनिए ना, ओपोजिशन भी फेवर कर रहा है, सरकार तो विधेयक तो लाई अगर कुछ चीजें गलत हैं, अगर ये कानून सम्मत नहीं है, अगर संविधान के ढांचे के खिलाफ है, अगर सुनिए, जब सुनिए अशोक जी, अगर ये शायद पर ही बात होनी है, अगर शब्द पर ही अगर हर चीज टिकी हुई है ना, तो फिर आप यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास तो आप जा सकते हैं ना, आप जाकर बता दीजिए ना कि ये यहां पर उपबंध हैं, इन उपबंधों के चलते ये कानून काला हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ? सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं था कि वहां कोरोना फैल रहा है या वहां पे बूढ़े बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि क्या ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट को आप उनका पूछ रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट आपसे, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है ना, आप उनका काम एक मिनट सुनिए, पूछा है आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने अशोक जी, सवाल किए हैं कि आपको जो दिक्कतें हैं आप बताइए। क्या ये कानून फॉर द फार्मर है? अशोक जी, दो ही काम चेक मैं आपको एक चीज मैं याद दिलाता हूं, यहां पर हमारे साथ प्रमोद जी बैठे हुए हैं, वो शायद उनको वो चीज याद आ जाएगी। एक समय एक आंदोलन चला था, 25 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, उस समय लोगों ने 25 पैसे के पोस्ट कार्ड में अपनी शिकायतें लिख के सुप्रीम कोर्ट के पास भेजी। नया ट्रेंड था, सुप्रीम कोर्ट ने उन पोस्ट कार्डों को याचिका के तौर पर स्वीकार किया था। तब तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये वाली जिम्मेदारी नहीं थी ना। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है, बताइए तो आप हमें, आप वहां नहीं जा रहे हैं। आपको सिर्फ यह है कि अगर राजनीति होनी है तो यहीं पर सड़क में ही हो जाए सब कुछ फैसला, ऐसा हो सकता है? अशोक जी का मैं जवाब दे देता हूं। आलोक जी, अभी जो ये कह रहे हैं कि ये बदलाव और इसमें तैयार हैं, तो तैयार होने पर अब मेरिट पे आप डिस्कशन कीजिए ना, बिल्कुल, आपको कौन सा कमी है। और मैं बड़ा दुर्भाग्य का मैं बता रहा हूं आलोक जी, आज जो किसान नेता बड़े बड़े जो बातें करते हैं ना, 99% को तीनों बिल का नाम ही नहीं पता है।
उसमें क्या खामियां और अच्छाइयां को छोड़िए, नहीं गिना पा रहे। खामियां नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। मैं अशोक जी आप ही से पूछता हूं कि तीनों कानून में आप बता दीजिए कितने कितने प्रीएम्बल लिखा हुआ है, कितने एक्ट लिखा हुआ है। यदि आप बता दीजिएगा मैं दोबारा से मैं इसमें बहस में कभी भाग नहीं लूंगा। करवा दीजिएगा, बिल्कुल आप बताइए। पहला कानून है कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य कानून। क्या है इसमें क्या है, आपका कृषि उत्पाद को आप कहीं भी उसका ट्रेडिंग ये व्यापार और वाणिज्य कर सकते हो, या प्रोसेस तो ये तो अच्छी चीज है ना। आप उसको कहीं हो गया आपको प्रोसेस फूड को इससे जाहिर होता है इतने बड़े किसान नेता है, जब इनको पता नहीं है फैक्ट को, तो हमारे सीधे साधे किसान जो है, जब नकली किसान को नहीं पता, एक फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी सुनिए, इस देश का अशोक जी कि जिनको ABCD प्रमोद जी, पता एक नहीं सेकंड, है, एक सेकंड। वो बहस के लिए आ रहे हैं। अशोक जी, उनको अशोक जी। क्या पता है, वो बहस पे आ नहीं रहे हैं। बात देखिए, आप अरे जाइए, कानूनी बहस चर्चा कीजिए, कानूनी मेरिट बात पे पे बहस बात कीजिए। जाइए, आप जाइए। सुप्रीम कोर्ट आपको अशोक जी, मौका दे रही है अशोक जी। कि आपके जो अच्छाई या बुराई सुप्रीम कोर्ट ने बहस का मौका नहीं दिया। आप सुप्रीम क्या कोर्ट क्या बात कर रहे हैं? उठा रहे हैं, इसका मतलब आप देश में सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ने देश के अच्छे नागरिक जो कभी भी इन कानूनों की सुनिए, जो है, एक सुप्रीम जो कोर्ट इन एक कानूनों ऐसा की संस्था है वकालत करते जिसमें रहे। एक मिनट, देश एक का मिनट। हर जो एक इन कानूनों की प्रमोद जी, एक वकालत सेकंड, करते एक रहे। सेकंड, एक सेकंड। आप ये सामने कह रहे हैं चलिए अशोक जी, प्रमोद जी, अशोक जी, हमारी एक सेकंड, चर्चा का मकसद ये एक नहीं सेकंड, है। एक सेकंड, हमारी डीरेल चर्चा मत का कीजिए, मकसद ये नहीं है कि इस डीरेल तरह मत से कीजिए कुछ भी इसको। हम लोग बोले। नहीं नहीं नहीं, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी सुनिए। सेवा कानून, हाँ तो आश्वासन है उसमें। हाँ तो कीमत आश्वासन है, उसमें शब्द है कीमत आश्वासन। आश्वासन आप दिखा दो कहीं पर भी तो मैं मान जाऊंगा। कोई आपको एक्ट पता नहीं आश्वासन है, अरे किसी कहीं की आश्वासन आश्वासन नहीं, आप क्या बात कर रहे हो आश्वासन? मैं- अंग्रेजी में क्या है? आप बताओ अंग्रेजी में क्या है? फार्मर्स एग्रीमेंट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अशोक जी, अशोक जी, क्या है? नहीं ठीक है, ठीक है, प्राइस एश्योरेंस है, कीमत आश्वासन है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक बाकी मेहमान भी यहाँ पर हैं सर, बाकी लोगों को भी टाइम दे दिया एक मिनट, एक जाए। मिनट। चर्चा है पूरी, ठीक है, सुन लिया आपका, अशोक सुन जी, लिया, अशोक जी, ठीक है अशोक जी, प्रमोद जी, अशोक ठीक जी, है। एक मिनट, एक मिनट, शांति वार्ता से ही हो सकता है। आप यदि एक मिनट, जीते रहेंगे, ठीक है, ठीक बात का है, कोई एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा आपको accept नहीं करेगी। और आप अशोक जी, कोई बस, एक बस, ठीक है, ठीक है, प्रमोद जी, प्रमोद जी, एक सेकंड, बना हुआ है, वो खत्म हो प्रमोद जी जाएगा। एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, नाक का प्रश्न मत बनाइए ना इसको। मैंने बोला फार्मर प्रोड्यूस, हाँ। फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस। हाँ कीमत आश्वासन से है जुड़ा हुआ, ठीक है, सही बोल रहे हैं वो, ठीक है, अरे है क्या है, क्या आपत्ति क्या है इसमें? नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो जो वो है तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया, क्या आपत्ति है उसमें? तो क्यों भंडारण कर लेगा? आपत्ति क्या है? मैं आ रहा हूँ, उससे ठीक है, black marketing अशोक जी, होगी। ठीक है, ठीक है, पानी पीजिए आप ठीक है, लोग, अशोक ठीक है, जी, पानी ठीक पीजिए है, एक बार, ठीक है। हो रही है। एक आप मिनट, एक सब मिनट, सुन रहे हैं, लेकिन सबको यहाँ मिनट, पर एक वक्त देने की जरूरत है। एक मिनट, एक चर्चा है, मिनट, बहस है, हमारे साथ सबको अपना एक मिनट, पक्ष एक रखने का मिनट, एक मौका मिनट, मिलेगा। डीरेल मत कीजिए पूरी बहस को, ठीक है। उदय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम थोड़ा सा एक बार रुख चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। उदय सहाय जी, जिस तरह से 26 जनवरी को चुना गया है ट्रैक्टर मार्च के लिए, गणतंत्र दिवस पूरे देश के लिए सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही यह संविधान हमारा लागू हुआ और इसकी गरिमा बनाए रखना बहुत जरूरी है। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च करके अगर देश की छवि पर किसी भी तरह का मैसेज विश्व पटल पर गलत जाता है, क्या ये ठीक होगा? मैंने पहले भी कहा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोल डिफाइन कर दिया है। अगर स्टेट को आर्म ट्विस्टिंग की गई और स्टेट के ऑनर का इंटरनेशनल आइज में जो उसकी ऑनर है वो उसको नीचा किया, तो स्टेट अपने हक का इस्तेमाल करते हुए, अपने दायित्व का इस्तेमाल करते हुए कभी भी पीछे नहीं हटेगी और नहीं हटना चाहिए। और ये किसान को अच्छा लगे या ना लगे, उनको ये बात को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, वहाँ किसान अपीजमेंट के साथ साथ यहाँ अशोक जी अपीजमेंट इस न्यूज रूम में हो रहा है, विच इज आप फैक्ट पे बात करें, अपीजमेंट की बात ना करें। फैक्ट अगर गलत है तो गलत है। ठीक और इस मामले में 26 जनवरी का चुना जाना अपने आप ये दर्शाता है कि कोई ना कोई फोर्सेज इसको एक दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। मुझे इतना ही कहना है। ठीक है सर, सरकार वहां अगर थोड़ी भी समझदारी से काम लेती, कुछ किसान नेताओं को जैसे कुछ कहते हैं भाई सबको हक है जाने का, तो इनको इनवाइट कर लेती है, एक गेस्ट वहां चले जाते अशोक जी, आराम एक से। मिनट ना, अशोक लेकिन जी, ये लोग आपके पास आ रहे हैं। सरकार ने क्या नहीं आज अशोक जी, किसी को एक सेकंड, समझदारी एक नहीं सेकंड, करी। ठीक है, जावेद जी के उनको पास जाएंगे एक respect बार। नहीं दे रहे हैं। जावेद जी, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक है, बेचारों। जावेद जी, जिस और तरह ये से लोग मजबूर हो एक सेकंड अशोक जी, अशोक जी, और भी लोग हैं ना अशोक जी, और भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, आपकी बात आ गई, नहीं ठीक है, आपकी बातों से हम काफी सहमत है। आप किसान हैं और किसान को हर जगह जाने का अधिकार है, लेकिन
राष्ट्रीय सुरक्षा भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। जावेद जी, जिस तरह से आपको 1992 का कार्यकाल तो आपको याद ही होगा ना, कांग्रेस का, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे। WTO के साथ समझौता आपने कर लिया, अर्थर डंकन प्रस्ताव पर सिग्नेचर आपने कर दिए, जो तमाम WTO की सब्सिडीज होती थी उन पर सहमति आपने अपनी वहां पर रजामंदी दे दी। अब जिस तरह से विश्व पटल के हिसाब से अगर कृषि में भी नियम लागू होंगे तब आपको आपत्तियां हैं। हालांकि पहले आप जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब 10 सालों में आपने ही इसी तरह के कानूनों की वकालत की थी। देखिए आलोक जी, इस तरीके के कानून की वकालत नहीं की। हम कृषि में सुधार के पक्षधर कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन कृषि सुधार को पूरा का पूरा बाजार के हवाले नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये देश की एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कृषि हमेशा हमारे लेकिन खेती तो अभी भी किसान ही करेगा ना, खेत में जाकर व्यापारी थोड़ना जाके खेत जोतने लग जाएगा। हम व्यापारी के दुश्मन थोड़ी है जो आप लोग नहीं, तो व्यापारी जाकर खेत जोत देगा क्या? पति और किसान के बीच में जो बंटवारा आप लोग कर रहे हैं। जावेद जी, खेती अभी भी किसान ही करेगा ना, लेकिन किसान करेगा, लेकिन कृषि पर, उपज पर सरकार का नियंत्रण बना रहना चाहिए। जिस तरीके से आप खोलना चाहते हैं, पूरा आप जो है अदानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड को दे देना चाहते हैं, ये देश के लिए घातक है। अभी हमारे एक पूर्व में प्राइम मिनिस्टर ने कही वो बात कि देखिए धीरे धीरे शुरुआत में ये व्यापारी है, ये शुरुआत में साल 2 साल 3 साल अच्छा माल देंगे, सरकारी मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी और उसके बाद ये मनमानी पर आएंगे। ये व्यापारी हमेशा करता रहा है। ठीक है, अश्विनी शाही लगातार ये बोल रहे हैं कि बाजार को खोल दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से LPG की अवधारणा लेकर कांग्रेस आई थी, मतलब अब ये स्वीकार कर रही है क्या कांग्रेस की हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो गई? निजीकरण ये लेकर आए, उदारीकरण ये लेकर आए, अब इनको ये लग रहा है कि अगर हम उदारीकरण दे रहे हैं तो ये गलत है। देखिए आलोक जी, ये लोग जो है एक वर्ड यूज किया जाता है थेसरोलॉजी, तो कांग्रेस जो है थेसरोलॉजी पर पूरा काम कर रही है आज के समय में। कहना नहीं चाहिए 2006 में अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई तो 14 तक इन लोगों ने क्यों नहीं लागू किया? अगर ये कृषि सुधार की बात करते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि चलो सुधार के पक्ष में है। उसके बाद 2019 के घोषणा पत्र में भी लेकर आते हैं, जावेद जी सुन लीजिए, 2019 में ये कर लेंगे, ये सुधार ले आएंगे, ये रिफॉर्म ले आएंगे, उसके बाद भी वही चाहते हैं, फिर सरकार इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कहने की बात है, ये लोग कहेंगे, हाँ ये जरूर करेंगे कि 2 करोड़ किसानों का दस्तखत हो गया है, यहाँ पर फर्जी झूठ बोल देंगे। चाइना में जाकर जो है कोई समझौता कराएंगे, वो भी इतिहास में पहली बार है। अभी याद आया, अभी तक इस लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ था कि विपक्ष का कोई नेता जो है दूसरे देश से कोई गुप्त समझौता करके आ रहा हो। ये सब चीजें कांग्रेस के DNA में है, ये लोग करते रहेंगे। चलिए ठीक है आलोक जी, इसी रिफॉर्म की बात भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने की है, और आने वाले दिनों में जो हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा है किसान की आय को दोगुना करने का 2022 तक, जो संकल्प है हम लोग वो करेंगे। ठीक है, समय हमारे पास कम है, 30-30 सेकंड में हम सभी से एक बार यहाँ पर फाइनल टिप्पणी लेंगे। अशोक जी, सबसे पहले आपसे टिप्पणी लेना चाहेंगे। आप आलू की बात आप बोल रहे थे, आपको मालूम है मैकडॉनल्ड जब भी किसी किसान के पास जाता है तो एक निश्चित साइज का आलू ही वो एक्सेप्ट करता है। क्या आज वो दौर नहीं आ गया है कि भारत का किसान अब फसल की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे? देखिए, मैंने कहा था आपको शुरू में भी, जो फसल है ये कोई फैक्ट्री में नहीं पैदा होती है कि एक ही साइज का आलू निकाल देगा किसान। फसल जो है सारी की सारी, सुन लीजिए, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है, एंड आई हैड स्टार्टेड विद दिस इन द बिगिनिंग। गेहूं, धान, आलू, चावल सब नेचर पे डिपेंड करता है, किस टाइम बारिश हो रही है। फसल आने से पहले बारिश हो गई, हवा तेज चल गई तो गेहूं पूरा गिर गया नीचे, तो धान ही उतना मोटा साइज का नहीं होगा। क्या किसान को आप फिर उसको, जिसने बैंक बाजार से लेके ब्याज लेके कर रखा है, उसको आत्महत्या के क्यों आत्महत्या कर रहा है? ये तो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आपको लैंड सुधार करना है, उसको पैसा देना है, सिंचाई करना है, उसको C2+ 50% देना है। अभी हम A2+ FL+ 50% ही दे रहे हैं, कह रहे हैं हम उनको दे रहे हैं, स्वामीनाथन लगा, तो क्यों इतना झूठ बोल रहे हो इसके साथ में, किसान के साथ में? भाई वो तो C2 की बात कर रहा है, जो आपके द्वारा निर्धारित है, सब चीज का रेट वो करता है। ठीक है, तो आप उस पर ये इतना ज्यादा ये नहीं लगा सकते। उसका हम लोग मांग कर रहे हैं मिनिमम। अगर छोटा भी आलू है, चला धान पतला है, सीला है, आप मिनिमम पे तो सब कुछ खरीदिए। ठीक है, और सुन लीजिए पूरा,
उससे ऊपर 5% उससे बेटर क्वालिटी। समय कम है ना हमारे पास अरे थोड़ा। कहाँ समझ गए यार, कोई नहीं समझता। नहीं अशोक नहीं, जी, समय कम है। समय कम है, मैं बोलूं समय कम है। आप सुनते नहीं पूरी बात को कभी। सुनील जी, देखिए किस पूरी बात तरह सुनिए है, ना। किसान आंदोलन गतिरोध बढ़ता जा रहा है, अभी और समय कम है सुनील जी। ठीक है, समय कम है छोटे से अशोक जी, छोटा, गंदे से गंदा समय की खुलता कमी है, जाना। ठीक है, ठीक है सुनील जी। सुनील जी। आलोक अंतिम जी, टिप्पणी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी राजनीतिक दल हो या उसको फायदा मिलने की संभावना या दूसरे दल को दिखती है तो मुझे लगता है कि वो सड़कों पर उतर के विरोध करता है। कई एग्जाम्पल हैं, जैसे एफडीआई को लेकर के बीजेपी ने विरोध किया, लागू किसने किया? बीजेपी ने। आधार कार्ड का विरोध किसने किया? बीजेपी ने। लागू किसने किया? बीजेपी ने। जीएसटी का विरोध किसने किया? बीजेपी ने। लागू किसने किया? बीजेपी ने। आज कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि 2013 में अरुण जेटली ने इसका विरोध किया। वो कौन सा बिल था? कौन सा बिल था? वो यही बिल था, यही ड्राफ्ट था। आज बीजेपी ने वो लागू कर दिया तो विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस। तो ये राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि देश में सुधार तो हो, लेकिन दूसरे पक्ष को यदि इसका फायदा मिल गया, राजनीतिक लाभ मिल गया तो उनके लिए आत्महत्या हो जाएगी। तो ये सब देखने को मिल रहा है। आज बताइए कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी ने बड़े बड़े आंदोलन किए, क्या सरकार में आने के बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया बीजेपी ने? ठीक है, बिल्कुल नहीं किया। तो ये सब जो राजनीतिक फायदे की जब बातें होती हैं, वक्त की कमी है। प्रमोद जी आखिरी टिप्पणी। यही कह रहे हैं, राजनीति में प्रमोद जी का नंबर है, मारिए, अशोक जी, किसान प्रमोद जी को का मत नंबर। मारिए, किसान की genuine ठीक डिमांड ठीक को सुन लीजिए। प्रमोद जी। देखिए, मैं केवल ये कहूंगा कि कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट डे वन से ये चाह रही है, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस समस्या को सुलझाइए। और ये किसान के प्रतिनिधियों का जिम्मेदारी बनती है कि हम देश हित की बातें करें। यदि कानून को अपने हाथ में आप लीजिएगा और यदि देश की प्रतिष्ठा उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरती है तो उसके जिम्मेदार होंगे। और आप विवश ना करें कानून को, सुप्रीम कोर्ट को या दिल्ली पुलिस को कि कानून अपने हाथ में लेकर के और कोई दंडात्मक कार्यक्रम आपके ऊपर में अपनाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ठीक है अशोक जी, बस हो गया। ये देखिए, आप कितना भी अहिंसात्मक, क्या मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कह सकता है आप सभी मेहमानों का ट्रैक्टर ले जाइएगा और ठीक है, बस ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी बहस में जुड़ने के लिए। लगातार जिस तरह से आप सभी ने अपना पक्ष रखा है उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चिंता किसानों की भी जायज है और जिस तरह के कदम सरकार उठाना चाहती है वो भी कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि अगर 100 लोगों को समन भेजा गया है तो निश्चित रूप से इनपुट कहीं ना कहीं से एनआईए को मिला है और इस पर सख्त एक्शन भी लेने की जरूरत है। लेकिन रार के पीछे देश की नाक नहीं कटनी चाहिए, इसका भी ध्यान सभी को रखना होगा। बिल्कुल आलोक, इस मामले को लेकर जांच तो की जाएगी और जांच के बाद पूरी तरह खुलकर सामने आ जाएगा फंडिंग की जो बातें कही गई है उसमें सच्चाई कितनी है। हालांकि देश का अन्नदाता अभी सड़कों पर बैठा हुआ है और 54 दिन हो चुके हैं, समाधान नहीं निकला है। कल की बैठक पर सबकी नजर बनी रहेगी कि आखिर इस बैठक में भी हल निकलेगा या फिर एक बार फिर से बात बेनतीजा ही रहने वाली है। फिलहाल यह छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।